हमारे एक सुनने वाले ने डॉक्टर सुरेंद्र का एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्यान भेजा है और आज हम उसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये व्याख्यान भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ के बारे में है जिसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से पूर्व मध्य काल में हुए बदलाव की, जिसने समाज, राजनीति सबको एक नया रूप दिया। व्याख्यान की शुरुआत एक बहुत ही शानदार विचार से होती है। राजनीति यानी पॉलिटिक्स और धर्म यानी रिलीजन के रिश्ते को 3 वृत्तों के जरिए समझाया गया है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के लिए। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत मजेदार है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। प्राचीन भारत में ये वृत्त कुछ ऐसा था कि धर्म का बड़ा गोला बाहर और राजनीति का छोटा गोला उसके अंदर। इसका मतलब हुआ कि धर्म राजनीति की रक्षा कर रहा था। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, पहली बार में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि धर्म ही उस समय राज्य की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को तय करता था। राजा की लेजिटिमेसी, मतलब उसकी वैधता, धर्म से ही आती थी। जैसे हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल, उनका राजा होना उनके धर्म पर टिका है। अच्छा, जैसे सम्राट अशोक के बारे में भी यही कहा जाता है। उन्होंने तो धम्म को अपनी पूरी शासन नीति का आधार बना लिया था। एकदम सही। अशोक की पूरी कूटनीति, राज्य की संरचना, सब कुछ उनके बौद्ध दर्शन यानी धम्म से ही परिभाषित होती थी। असल में उस दौर में राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य ही था राजधर्म का पालन करना। और ये राजधर्म क्या था? राजधर्म का मतलब था वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। यही समाज का एक तरह से संविधान था और राजा उसका संरक्षक। एक मिनट, वर्णाश्रम धर्म, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर अक्सर इसका मतलब साफ नहीं होता। क्या ये समाज के हर व्यक्ति के लिए था? नहीं, और यही इसकी सबसे खास बात है। ये सिर्फ समाज के पहले 3 वर्णों के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन्हें द्विज भी कहा जाता था। द्विज, जिसका मतलब है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। हाँ, पहला जन्म माँ के गर्भ से और दूसरा जन्म तब माना जाता था जब वो गुरु से शिक्षा या दीक्षा लेते थे। शूद्रों को एकज माना जाता था, यानी एक बार जन्मा हुआ, और उन्हें इस धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, और इसके 4 चरण थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जो इन 3 वर्णों के जीवन को गाइड करते थे। और इस पूरे सामाजिक ढांचे का आधार क्या था? ये नियम कानून आ कहां से रहे थे? इन सबका सोर्स थे वेद, खासकर ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों की व्यवस्था का जिक्र मिलता है, और वेदों पर आधारित इन कानूनों को धर्म सूत्र कहा जाता था। तो प्राचीन काल में राजा इन्हीं वैदिक नियमों का पालन करता था, समाज की व्यवस्था बनाए रखता था, धर्म राजनीति को सुरक्षित रख रहा था। ठीक है, तो ये थी प्राचीन भारत की तस्वीर। लेकिन व्याख्यान कहता है कि पूर्व मध्यकाल यानी लगभग 750 ईस्वी के आसपास ये वृत्त पूरी तरह से पलट गया। अब राजनीति का गोला बाहर आ गया और धर्म का अंदर चला गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब समीकरण पूरी तरह बदल गए थे। अब राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और धर्म उसका एक उपकरण, एक टूल बन गया। मतलब राजा अब धर्म का संरक्षक नहीं रहा? नहीं, बल्कि वो धर्म को अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगा। राजा कह सकते हैं भ्रष्ट हो गया था। भ्रष्ट किस मायने में? उसका लक्ष्य अब राजधर्म का पालन करना नहीं रहा, बल्कि दिग्विजय करना था। दिग्विजय यानी चारों दिशाओं में अपनी धाक जमाकर चक्रवर्ती सम्राट बनना। हाँ, वो किसी भी नीति का इस्तेमाल करके, जिसे धर्म विजय भी कहा गया, बस अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। सत्ता ही सब कुछ थी। इसी नैतिक पतन की वजह से इस काल को पुराणों में अंधकार युग या कलयुग भी कहा गया है। अगर राजा ही अपनी जिम्मेदारी से हट गया तो समाज पर इसका क्या असर पड़ा होगा? वो वर्णाश्रम धर्म जिसका वो रक्षक था, उसका क्या हुआ? जब राजा ने समाज की देखभाल छोड़ दी तो वो ढांचा बिखरने लगा। वर्ण संकर की स्थिति पैदा हो गई। वर्ण संकर, इसका मतलब? इसका मतलब है अलग अलग वर्णों में विवाह होने लगे, जिन्हें उस समय के ग्रंथों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा गया। अच्छा, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करे, और प्रतिलोम जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से। इसे ज्यादा बुरा माना जाता था। और यहीं से जाति व्यवस्था की कहानी शुरू होती है। हम अक्सर वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, लेकिन लगता है यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ये बहुत अच्छा सवाल है।
यही पर वो बदलाव हुआ जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, वर्ण एक थियोरेटिकल किताबी व्यवस्था थी जिसमें सिर्फ 4 श्रेणियां थी, लेकिन जब वर्ण संकर की वजह से समाज में उथल-पुथल हुई तो हजारों नए समुदाय बन गए। ये समुदाय अपने काम, अपने इलाके, अपनी शादियों के रिवाज, इन सब के आधार पर पहचाने जाने लगे। यही व्यावहारिक पहचान जाति कहलाई। तो कह सकते हैं कि वर्ण एक थ्योरी थी और जाति उसकी जमीनी हकीकत बन गई। बिल्कुल, वर्ण सिर्फ किताबों में रह गया। मतलब अगर समाज का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल रहा था तो उसके नियम कानून, उसका संविधान भी तो बदला होगा। क्या वेदों पर आधारित वो पुराने धर्म सूत्र अब भी चल रहे थे? बिल्कुल नहीं। जब समाज का आधार ही बदल गया तो कानून का सोर्स भी बदल गया। अब कानून का स्रोत वेद नहीं रहे, बल्कि पुराणों और स्मृति ग्रंथ बन गए। स्मृति? हाँ, पुराण कुल 18 थे और ये लिखित रूप में थे। इसीलिए इन्हें स्मृति यानी जो याद रखा गया हो कहा गया। इन्हीं स्मृतियों से नए कानून बने जिन्हें धर्मशास्त्र कहा गया। तो समाज धर्मसूत्र से धर्मशास्त्र की ओर बढ़ गया। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। एक पूरा सामाजिक और कानूनी ढांचा बदल गया। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा है, राजा भ्रष्ट क्यों हुआ? अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरी व्यवस्था ही पलट गई? और यहीं पर ये कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। इस पूरे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण छुपा था। एक लाइन में कहूं तो राजा कंगाल हो गया था। क्या? उसके पास पैसा नहीं था, कैश की भारी कमी हो गई थी। एक मिनट, ये बात हजम नहीं हुई। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, हमारे मंदिरों में सोना था, और आप कह रहे हैं कि राजा के पास पैसा ही नहीं था? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे हमें समझने की जरूरत है। हमारे पास सोना इकट्ठा जरूर होता था, लेकिन हमारी अपनी सोने की खदानें लगभग न के बराबर थीं। सारा सोना व्यापार से आता था। व्यापार से? हाँ, उस समय चीन और यूरोप के बाइजेंटाइन साम्राज्य के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार मार्ग था जिसे हम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। भारतीय व्यापारी इस रूट पर बिचौलिए का काम करते थे। अच्छा, तो पैसा आता कैसे था? बाइजेंटाइन साम्राज्य चीन से रेशम खरीदता था और बदले में सोने के सिक्के देता था, जिन्हें द्रम कहा जाता था। द्रम? यही सोना भारतीय व्यापारियों के जरिए भारत पहुंचता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुप्त साम्राज्य के मशहूर सोने के सिक्के, जिन्हें दिनार कहा जाता था, वो असल में इसी रोमन द्रम का भारतीय रूप थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई लगभग 550 ईस्वी में। कहानी ये है कि बाइजेंटाइन लोगों ने रेशम के कीड़े चुरा लिए और खुद रेशम बनाना सीख लिया। अरे! जब उन्होंने खुद रेशम बनाना शुरू कर दिया तो उन्हें चीन से रेशम खरीदने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने सिल्क रूट पर आना बंद कर दिया। तो व्यापार ठप हो गया। व्यापार ठप, भारतीय व्यापारियों का काम छिन गया और सबसे जरूरी बात, भारत में सोने का आना बंद हो गया। और जब सोना नहीं आया तो दिनार नहीं बने, और जब दिनार नहीं बने तो कैश खत्म हो गया। बिना कैश के शहर कैसे चलेंगे? बाजार तो ढह गए होंगे। पूरी तरह से शहरी अर्थव्यवस्था ढह गई। और सोचिए, जब राजा के पास अपने सैनिकों और अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए कैश ही नहीं बचा तो वो क्या करेगा? हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। यहीं से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ और इसी को भारतीय सामंतवाद या सामंत व्यवस्था कहते हैं। तो ये सामंतवाद, इसे आज के हिसाब से कैसे समझें? अगर कैश नहीं था तो राजा अपने अधिकारियों को क्या देता था? इसे ऐसे समझिए, सोचिए एक कंपनी का सीईओ अपने वीपीज को सैलरी की जगह कंपनी के अलग-अलग डिपार्टमेंट ही दे दे। अच्छा। और कहे, ये तुम्हारा, यहां से जो भी कमाओ वो रखो, बस मुझे साल में एक बड़ा सा गिफ्ट भेज देना और जरूरत पड़ने पर अपनी टीम के साथ मेरी मदद करने आ जाना। वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। राजा ने तनख्वाह के बदले जमीन का एक टुकड़ा देना शुरू कर दिया। इस जमीन को भोग कहा जाता था और जिसे ये जमीन मिलती थी उसे भोगा कहते थे। और ये जमीन उसी के पास रहती थी? हाँ, ये जमीन वंशानुगत होती थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार के पास। भोगा को टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन उसे राजा को वार्षिक भेंट या ट्रिब्यूट भेजना होता था और युद्ध के समय अपनी सेना के साथ राजा की मदद करनी होती थी। ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। राजा ने अपने सारी जिम्मेदारियां नीचे बांट दी। बिल्कुल। महाराजा ने अपने प्रांत के गवर्नर यानी उपारिक को तनख्वाह के बदले पूरा प्रांत ही भोग में दे दिया। अब उपारिक खुद को राजा कहने लगा, लेकिन उसे भी तो अपने नीचे के जिला अधिकारी यानी विषयपति को तनख्वाह देनी थी। तो उसने वही किया जो राजा ने किया था। हाँ, उसने पूरा जिला उसे भोग में दे दिया और विषयपति महासामंत बन गया और ये चेन ऊपर से नीचे तक चलती गई।
और सारा बोझ आके गिरा किसानों के सिर पर। जैसा हमेशा होता है, यही भारतीय सामंतवाद था। चलिए, उन नए कानूनों पर वापस आते हैं। धर्मशास्त्र, आपने बताया कि ये पुराणों पर आधारित थे। इनका आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? धर्मशास्त्र एक तरह से समाज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट या व्यवहार की किताबें थी। कुल 24 धर्मशास्त्र लिखे गए, लेकिन इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे जिन्होंने भारत के संपत्ति कानूनों को सदियों तक प्रभावित किया। सदियों तक मतलब हमारे समय तक? हाँ, एक था दायभाग, जिसे जीमुतवाहन ने लिखा था और जो बंगाल में पाल वंश के समय से लागू था। दूसरा था मिताक्षरा, जिसे विज्ञानेश्वर ने लिखा था और ये बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित था। और ये दोनों किताबें विरासत और संपत्ति के बंटवारे के कानून तय करती थी? बिल्कुल। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 2015 तक हमारे संपत्ति कानून इन्हीं पर आधारित थे। ये तो कमाल की बात है। मिताक्षरा और दायभाग में ये जो फर्क था, इसका एक आम परिवार पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत बड़ा असर। दायभाग के अनुसार बेटे को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार तभी मिलता था जब पिता की मृत्यु हो जाए। यानी पिता के जीते जी बेटे का कोई हक नहीं था? कोई हक नहीं। पिता चाहे तो पूरी संपत्ति बेच सकता था और बेटा कुछ नहीं कर सकता था। और मिताक्षर के अनुसार परिवार की 3 पीढ़ियां, पिता, पुत्र और पौत्र संपत्ति के को-ओनर्स होते थे। सह मालिक। हाँ, यानी बेटे को जन्म से ही संपत्ति में हिस्सा मिल जाता था। पिता अपने बेटे की सहमति के बिना पारिवारिक संपत्ति नहीं बेच सकता था। सोचिए, सिर्फ एक कानून के फर्क से भारत में 2 अलग-अलग तरह के पारिवारिक ढांचे चल रहे थे। और ये व्यवस्था हिंदू लॉ कोड के जरिए 2015 तक भारत में लागू थी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अच्छा, अब इस कहानी का आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा। इसी दौर में राजपूतों का उदय हुआ। क्या इसका भी संबंध सिल्क रूट के बंद होने से है? सीधा संबंध है। जब सिल्क रूट बंद हुआ तो सिर्फ भारतीय व्यापारी ही बेरोजगार नहीं हुए। मध्य एशिया के वो खानाबदोश कबीले जो उस रूट पर व्यापारियों को लूटते थे या उनकी सुरक्षा करते थे, वो भी बेरोजगार हो गए। उनके पास बेहतरीन घोड़े और लड़ने की शानदार कला थी। और उन्हीं में से एक थे हूण, जिनका नाम हमने इतिहास में पढ़ा है। बिल्कुल। हूणों का एक दल काम की तलाश में भारत में दाखिल हुआ, खासकर राजस्थान और गुजरात के रास्ते। उन्होंने उस समय कमजोर हो चुके गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन वो तो बाहरी थे, जिन्हें उस समय की भाषा में म्लिच्छ कहा जाता था। वो भारतीय वर्ण व्यवस्था में कैसे शामिल हुए? ये तो बहुत कठोर व्यवस्था थी। यहीं पर इस नई युग का लचीलापन काम आया। वेद तो उन्हें बाहरी मानते थे, लेकिन इस दौर में वेद नहीं पुराण ज्यादा महत्वपूर्ण थे और पुराणों ने एक रास्ता सुझाया, हिरण्यगर्भ दान। हिरण्यगर्भ दान, ये क्या था? इसका मतलब था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी ब्राह्मण को सोने का बना हुआ एक गर्भ दान करे, तो ब्राह्मण उसे अनुष्ठान के जरिए वर्ण व्यवस्था में शामिल कर सकता है। मतलब पैसे देकर वर्ण खरीदा जा सकता था? ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा करता है। यही इस युग की हकीकत थी। धर्म और नियम उतने भी कठोर नहीं थे, अगर सोने से उन्हें बदला जा सकता था। और जाहिर है कोई शूद्र या वैश्य तो बनना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो ये शक्तिशाली लड़ाके सीधे क्षत्रिय बन गए। पर सभी होड़ तो अमीर नहीं होंगे कि सोना दान कर सके। जो गरीब थे, उनका क्या हुआ? उनके लिए राज्य की सबसे बड़ी मुद्रा काम आई, मिथक, मतलब एक कहानी गढ़ना। कहानी? ब्राह्मणों ने एक शानदार कहानी बनाई जिसे अग्निकुल का सिद्धांत कहते हैं। कहानी यह है कि जब परशुराम ने धरती से सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया तो समाज असुरक्षित हो गया। तब गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से 4 महान योद्धा निकले, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान। और इन्हीं से राजपूतों के 36 कुलों की शुरुआत हुई। हाँ, कहानी के अनुसार इन 4 योद्धाओं ने हूणों के सबसे शक्तिशाली कुलों में विवाह किया और उनसे जो संतानें हुईं वे 36 राजपूत कुल कहलाए। और जो साधारण हूण कुरुष थे, उन्होंने राजस्थान और गुजरात की स्थानीय जनजातियों में विवाह किया और उनके वंशज आज के जाट और गुर्जर समुदाय कहलाए। तो ये वो कहानी है जो राजपूत अपने उदय के बारे में बताते हैं। हाँ। तो आज हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए? राजनीति और धर्म के बदलते रिश्ते से शुरू करके हमने समझा कि कैसे सिर्फ एक आर्थिक संकट ने, मतलब रेशम मार्ग के पतन ने, पूरे भारतीय समाज की तस्वीर बदल दी।
इसने सामंतवाद को जन्म दिया, धर्मशास्त्र जैसे नए कानून बनाए जिनका असर 2015 तक रहा, और राजपूतों जैसी नई जातियों के उदय की जमीन तैयार की। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं है। ये कारण और परिणाम की एक अटूट श्रृंखला है। एक आर्थिक बदलाव, समाज के कानून, उसकी सामाजिक संरचना और यहाँ तक कि उसकी धार्मिक कहानियों को भी पूरी तरह से एक नया रूप दे सकता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। व्याख्यान के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात कही गई है। अग्निकुल की कहानी वो है जो राजपूत हमें अपने बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो वास्तव में कहाँ से आए, ये एक अलग कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतिहास की इतनी मजबूत और सदियों से चली आ रही कहानियां भी किसी खास उद्देश्य से गढ़ी गई है, तो फिर असल सच क्या है और इतिहास को समझने का सही तरीका क्या है।